अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4 स्टडी करना है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये एक थ्योरम है जिसका नेम है लेग्रांजेस आइडेंटिटी। लेग्रांजेस आइडेंटिटी की स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि अगर हमारे पास ए क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर हो तो वो इक्वल होता है ए वेक्टर का मॉड स्क्वायर बी वेक्टर का मॉड स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है लेग्रांज थ्योरम की। आपने जो है इस स्टेटमेंट को ज़बानी याद करना है। ये स्टेटमेंट आगे जाकर यूज भी होगी कैलकुलेशन में। तो इसको जो है वो अच्छे से स्टडी कीजिएगा क्योंकि आगे हम इसको जो है वो डायरेक्ट यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले को आपने ज़बानी याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग टू ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड्स। तो यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम ला जो है हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो यानी हमारे पास क्या हमें गिवन है, एक पैरेललोग्राम गिवन है आप, और हमें इसकी क्या गिवन है, एडजेसेंट साइड्स गिवन है। अब जो एडजेसेंट साइड्स हमें इसकी गिवन है वो 0 1 - 2 से 1 to 2 की तरफ है। और सेकंड जो है वो हमें ये गिवन है जो कि 0 1 - 2 से 1 4 1 की तरफ गिवन है। आपने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। मैंने एरिया फाइंड करने का मेथड आपको बताया था कि जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का वो हमारे पास ये होता है। अब आपको ए चाहिए और बी वेक्टर चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको चार कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, इसको कंज्यूम करना है और कंज्यूम करके दो कंपोनेंट्स ए बी में डिवाइड करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसने कहा था कि इस वेक्टर से लेकर इस वेक्टर की तरफ है, तो इसका मतलब ये है कि आपने इन दो वेक्टर्स को पहले सॉल्व करना है, फिर आपने इन दो वेक्टर्स को सॉल्व करना है। तो इसलिए आपने क्या किया, आपने क्या किया, 1 - 0 किया, फिर 2 - 1 किया और 2 + 2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट बन गया। सिमिलरली आपने जब सेकंड वाले को सॉल्व किया तो आपके पास जो है वो बी कंपोनेंट आ गया। तो आपने ए बी दो वेक्टर्स फाइंड कर लिए। अब आपने इसका सिंपल ए क्रॉस बी लेना है। वो लेने के बाद अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो सिंपल आप जो है क्या फाइंड कर पाओगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि हमारे पास ये है। पीछे जो हमने एग्जांपल्स की थी उसमें हमने एरिया भी निकाला था और उसके अलावा हमने वॉल्यूम भी निकाला था। ठीक है, अब आपका काम मेन जो है वो आपने फॉर्मूलाज के दरमियान में डिफरेंस कायम करना है कि क्या होता है। तो अभी हम और एग्जांपल्स भी करेंगे, फिर आपको थोड़ा बहुत मजीद फार्मूलाज के दरमियान में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप एंड बी वेक्टर दिया हुआ है। उसने कहा एरिया निकालो, पैरेललोग्राम का ही निकालना है और हमें दो कंपोनेंट्स इन वेक्टर्स गिवन है। एक चीज याद रखिएगा, पीछे जो है हमें एडजेसेंट साइड्स गिवन थी। हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चंस किए हैं उन सब में एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, हमने हमेशा एडजेसेंट साइड्स को यूज किया था। तो अब हमें डायगोनल दिया हुआ है, तो ये फर्क है। अब हमारे पास पहले आपके पास साइड्स थी, एडजेसेंट साइड्स थी, अब डायगोनल्स हैं। अब आपने क्या करना है, आपने डायगोनल्स के थ्रू एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने आपको डायगोनल को एडजेसेंट साइड्स में कन्वर्ट करना होगा। तो वो करने के लिए आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का जो है वो यूज करोगे। तो थोड़ा सा मैं पैरेललोग्राम लॉ एडिशन को बता दूं आपको क्या होता है। अब सपोज किया कि आपके पास कोई से भी दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है। सपोज किए कि आपके पास ये ए वेक्टर है और ये आपने लेट के आपके पास बी वेक्टर है। पैरेललोग्राम ये बताता है कि आपने एक वेक्टर के कोरेस्पॉन्डिंग तो है आपने एक और वेक्टर ड्रॉ करना है, और इसके भी मतलब इस वेक्टर के सामने भी एक और आपने जो है वेक्टर ड्रॉ किया। और फिर आपने इन वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड किया और आपने कहा कि इसके दरमियान में एंगल जो है वो थीटा होता है। फिर आप कहते हो ये जो आर आपके पास बना है ये आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, जो कि जिसको आर इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा जाता है। इसे कहा जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के वेक्टर को हमने ऐड किया है। तो अब हमने क्या करना है, हमने अपनी जो डायगोनल्स हैं उसको कन्वर्ट करना है एडजेसेंट साइड्स में। तो उसके लिए आपको क्या आंसर में क्या लाना है, आपने एरिया फाइंड करना है, आपको दो कंपोनेंट्स चाहिए।
तो उसने एक को पी क्यू कह दिया, दूसरे को पी आर कह दिया, अपनी मर्जी से उसने खुद से दो नाम ले दिए, क्योंकि ए बी सारी बार उसने दिया हुआ था। तो पी क्यू और पी आर लिखने में कोई हमारे पास जो है वो कोई हर्ज नहीं है, किसी के साथ काम लिख सकते हैं। फिर उसने क्या किया, जाहिर बात है हम ए और बी की वैल्यू को यूज करेंगे। तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपने जो है पी क्यू और पी आर फाइंड किया। तो आपने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था मेरे लास्ट लेक्चर में कि पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 a + b। ये टेंसर में भी हम पढ़ के आ चुके हैं। तो आपने अब ए और बी को ऐड किया। ऐड करने के बाद जब 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास ये एक वेक्टर आ गया। सिमिलरली जब आपने पी आर कैलकुलेट किया तो आपने माइनस करके कैलकुलेट किया, और जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास जो है वो ये वाला कंपोनेंट आ गया। अब आपने सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट की, मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लिख के इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, और आपके पास जो है वो ये आंसर आ गया। एंड दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमने एरिया ऑफ किसका फाइंड करना है, ट्राइंगल का फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पैरेललोग्राम थी उसका जो हाफ होता है वो हमारे पास ट्राइंगल होता है। और ट्राइंगल में इसलिए क्योंकि पैरेललोग्राम ग्राफ फुल होता है, उसमें दो ट्राइंगल्स होती हैं, तो सिंगल फाइंड करने के लिए हम उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। फिर जारी बात है, आपके पास तीन कंपोनेंट्स थे। तीन का मेथड मैंने आपको बताया था, इसको इसके साथ करना है, फिर आपने अगले को अगले के साथ सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करके इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लोगे, फिर सिंपल उसी डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख के आप जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली हमारे पास एक स्टेटमेंट है थ्योरम की, इन अ कोलिनियर वेक्टर्स, आपके पास जो वेक्टर्स है वो कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब है ऐसे वेक्टर्स जो एक ही आपको लाइन में दिए गए हों, वो कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, और ये आपके पास सी है। तो अगर आप ए क्रॉस बी करो, बी क्रॉस सी करो, सी क्रॉस ए करो, तो आंसर हमेशा जीरो आता है। यानी ए को बी से रिलेट करवाओ, फिर बी को सी से रिलेट करवाओ, फिर सी को ए से रिलेट करवाते हो, तब आपके पास आंसर हमेशा जीरो आएगा। तो अगर कोलिनियर वेक्टर है तो ये कंडीशन वो कहते हैं लास्ट में आपके पास होल्ड करती है। और जो ये वाली स्टेटमेंट है, ये अगर आपको याद हो मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 1 में पहला पहला थ्योरम ही यही है कि साइन अल्फा बाई इज इक्वल टू साइन बीटा बाई बी इज इक्वल टू साइन गामा बाई सी। और ये वैसे भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक में है, इसके अलग से प्रूफ भी है। तो ये एक स्टेटमेंट है, आपने इसको याद करनी है। नेक्स्ट में हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइट। मैंने आपको बताया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का अगर मैग्नीट्यूड ले लिया जाए तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइट। अब आगे हम पढ़ेंगे भी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास 1/6 के साथ आ जाता है। तो टेट्राहेड्रॉन में हमारे पास 1/6 होता है, जबकि पैरेलल पाइप के वॉल्यूम में कुछ भी नहीं होता। फिर एग्जांपल दिया है कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कैसे फाइंड करना है। देखिए आपको चार कंपोनेंट्स दिए हुए थे, आपने सिंपल इसके अंदर पहले ए बी ए सी और ए डी फाइंड कर लिया। फाइंड करने का मेथड मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया, आपने वैसे इसको फाइंड करना है। और आपने इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेकर 6 के ऊपर जो है इसको डिवाइड कर देना है। फिर आपके पास इसका जो है वो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फाइंड हो जाएगा, जो कि 6 है। और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो ये जो जितने भी फॉर्मूलाज हैं, वॉल्यूम ऑफ पाइप का हो गया, टेट्राहेड्रन का एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको या तो साइड पे कहीं पे लिख लें, कोई नोट्स जो आप लिख रहे हैं। इस तरीके से आपको एक तो डिफरेंस भी याद रह जाएगा, और पेपर में आपको आसानी हो जाएगी काफी, आप इसको इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर ए बी सी डी आर कोप्लेनर्स, अगर आपके पास कोई से भी दो सॉरी 4 वेक्टर्स ले लो, और वो 4 वेक्टर आपके पास कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब ये होता है कि जो एक ही प्लेन में वेक्टर्स होते हैं। तो कोप्लेनर में ये होता है कि आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उसका फाइंड करते हो। यानी अगर आपको कोप्लेनर गिवन है तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, और एक और फॉर्मूला दिया है ये। इसको अगर आप जीरो के बराबर आपका आंसर आ जाए तब आप कहते हो कि आपके पास जो वेक्टर्स है वो कोप्लेनर वेक्टर्स है। ये थ्योरम की एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो इसको जो है वो थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट में है कि अगर आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को आप तोड़ के ऐसे लिख सकते हो। देखें ए बी बी सी सी ए, जैसे हमने कोलिनियर में अभी किया है सेम वैसे हो जाएगा, लेकिन पहले डॉट आ जाएगा फिर क्रॉस आ जाएगा। थोड़ा सा फर्क किया है क्योंकि हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में ये भी फॉर्मूला है कि ए को अगर ए से करो तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी जो अंदर वाला वेक्टर है उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। ये भी थ्योरम की स्टेटमेंट है। ये भी थ्योरम की स्टेटमेंट है कि ए का यूनिट वेक्टर क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर का जो है होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप ए बी आर एनी टू वेक्टर्स देन, अगर आपके पास ए और बी कोई से भी दो वेक्टर्स आपने जो है वो उठा लिए हैं, तो ये लास्ट लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था उसमें थोड़ा सा बताया था कि ए बी अगर आपके पास कोई से भी दो वेक्टर्स हैं, तो ए डॉट बी का होल का जो स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है।
और ए डॉट बी का होल स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूला है की भी हमारे पास, इसको अच्छे से जो है वो याद रखिएगा। सिमिलरली ये भी थ्योरम की एक स्टेटमेंट है। इनके अलग से बहुत बड़े प्रूफ है बुक में, तो आप बुक को जो है वो सामने रखते हुए इजीली कर सकते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। अगर आप इनको प्रूफ भी हल्का सा देख लोगे तो आपको मजीद जो है वो स्टेटमेंट्स बनी याद आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। अब आपके पास एक फॉर्मूला ये है, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का अगर हम लाइन से कैलकुलेट करते हैं किसी लाइन स्पेस से, तो उसके लिए फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला समझाने के बजाय मैं आपको जो है एग्जांपल से समझा देती हूँ, ताकि आपको जो है वो इस फॉर्मूले की स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। अब देखिए इसमें हमें क्यू दिया हुआ है, P1 दिया है, बी दिया हुआ है। आपने सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर बस वैल्यू पुट करनी है। पी क्यू को आप पोजीशन वेक्टर के मतलब से निकालोगे, उसका क्रॉस बी के साथ करोगे। क्रॉस बी का मतलब है कि आपने जो है इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। वो करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके उसको जो है वो आप बी के मैग्नीट्यूड के ऊपर सिंपल डिवाइड कर दोगे, जो कि ये दिया हुआ है। तो सिंपल जो भी आंसर आएगा वो आपका जो पॉइंट का जिसका डिस्टेंस निकाल रहे हो लाइन के साथ, वो निकल आता है। ये बिल्कुल इजी है, बस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट है कि आपने दो प्लेन्स के दरमियान में एंगल निकालना है। तो एंगल का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, ये मैंने आपको पहले बताया था। अब आपका काम क्या है कि आपने इस प्लेन को जो है वो वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, यूनिट वेक्टर यानी नॉर्मल वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो आपने सिंपल क्या किया, एक्स वाई जेड की जगह पर क्या लिखा, आई जे के कैप लिख दिया सिंपल। और इसके अंदर बस वैल्यू के थ्रू जो है इसको पुट कर दिया, तो आप सिंपल तरीके से एंगल निकाल लोगे। नेक्स्ट में आपने यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है। ये वैसे क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री का है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको आर गिवन है, आपको पता है कि अगर आप क्या एक वी वेक्टर निकालते हो तो वो डी आर बाई डी टी होता है, तो आप सिंपल उसका डेरिवेटिव लिए आपके पास ये निकलेंगे। आपने इसका मैग्नीट्यूड लेकर भी रख लिया साइड। असल में आपने क्या फाइंड करना, टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना। टेंजेंट वेक्टर होता है वी वेक्टर ओवर वी का मैग्नीट्यूड, तो ऊपर से जो भी वी की वैल्यू थी वो लिखी और उसको उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड किया। क्वेश्चन में T1 गिवन था, टी की जगह पे जब आपने वन पुट किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। सो दैट इट्स, ये आपके पास जो है वो रिजल्ट है। अब ये सारे जो है ये थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी गई हैं, तो मैंने कलर से इसे लिखा ताकि आपको जबानी याद हो जाए। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है कि सब्स्टिट्यूशन कनेक्शन फॉर अ वेक्टर इज टू बी दैट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और दूसरा जो है वो ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये दो पहले पेपर्स में ना काफी बार आ चुके हैं इसके तौर पर, तो इन दो को तो मस्त याद कीजिएगा। बाकी भी देख लीजिएगा, बाकी थोड़ी सी लेंथी लिखी हुई है बट कभी आई नहीं है पेपर में, जैसे ये और ये वाली है, बट मैंने वैसे लिख दी कि अगर जो बच्चा ज्यादा अच्छा पढ़ना चाहता है वो इसको भी याद कर सकता है। बाकी ये सिंपल है, आर का जब डी आर के साथ लो और जब आर का क्रॉस लो डी आर के साथ, तो आर आपके पास एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो इसकी वजह से ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी पूरा जीरो हो जाएगा। बाकी ये थ्योरम की एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसका प्रूफ है, तो इसको आप देख लीजिएगा और इसको तो मस्त याद कीजिएगा।